Welcome to lecture series of application of derivative. In previous lecture, we study about how the one quantity change with respect to the other quantity, and also we saw increasing function, decreasing function, strictly increasing function, and strictly decreasing function. Now we proceed in lecture 2. तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा गया था कि इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, वन क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज होती है, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पिछला जो लेक्चर था उसको रिकॉल करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल राइट डाउन कर देता हूँ, तब तक आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो इसे। क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y square is equal to 18x at which the ordinate increase twice the rate of the abscissa, increase twice the rate of abscissa। ठीक, तो आप इसे एक बार ट्राई करिए। एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। यहाँ पर क्वेश्चंस ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। यानी हमारा एक पैराबोला दिया हुआ है यहाँ पर, जो समथिंग इस तरह से दिख रही है आपकी पैराबोला। अब इस पैराबोला पे एक पॉइंट हमें ऐसा फाइंड करना है जिस पर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कोई पॉइंट x और y है, तो y को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो y हमारा ऑर्डिनेट है, x क्या है, एब्सिसा है। तो गिवन में क्या है हमारा कि जो ऑर्डिनेट होना चाहिए, ऑर्डिनेट इंक्रीज ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा। अगर हमारा एब्सिसा यानी dx बाई dt से चेंज हो रहा है, तो dy बाई dt कितने रेट से चेंज होना चाहिए, इसका ट्वाइस। ये दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि कौन से पॉइंट पे ये इस वाली कंडीशंस को होल्ड करेगा, तो वो पॉइंट फाइंड करनी है। तो आप लोग इसे खुद से सॉल्व करिए। हिंट आपको दे देते हैं, सेम वही जो हमारा पहला लेक्चर में जो पहला टॉपिक पढ़ा गया था कि हाउ वन क्वांटिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू दी अदर क्वांटिटी। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आप अपना सॉल्यूशन मैच करा लीजिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमारा पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, t के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं गिवन में हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx बाई डी टी, ये दिया हुआ है। और हमें वो पॉइंट्स फाइंड करनी है जिसपे ये कंडीशंस होल्ड हो रहा हो। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट। अब इसको जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी 18x। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, आप लोग लिखिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। तो हमारा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी 18x अपॉन डी टी, ये था। अब हमें बेसिक फार्मूला जो पता है, यहाँ पर देखिए y का t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा वहां पे, बाय अप्लाइंग चेन रूल, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी 18x अपॉन डी टी, सॉरी dx इंटू dx अपॉन डी टी। फिर हम लोग के पास एक फार्मूला है जो हम लोग शुरुआत में पहली क्लास में देखा गया था, डी एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। इस फार्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 इंटू वाई टू द पावर 2 माइनस 1। यहाँ n की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे n लिखेंगे 2, वाई टू द पावर 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी 18x अपॉन डी एक्स। तो यानी 18x को dx के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, 18 कांस्टेंट हमको बाहर लेकर आएंगे, dx अपॉन dx इंटू dx बाई dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2y dy बाई dt
इज इक्वल टू 18। ये देखिए dx और dx, क्या इसको ऐसे काट देंगे? dx से dx कट जाएगी? नहीं, ऐसे काटते नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऑपरेटर है dy dx, इसके रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है कोई अदर क्वांटिटी। तो फार्मूला ये लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आएगा और 1 माइनस 1 जीरो हो जाती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 आती है। तो रीजन आपको पता होना चाहिए। 18 इंटू डी एक्स टू द पावर n है, कंपेयर करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 18। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगी, और x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर 1 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही हो जाएगी। हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 18 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए पिछले वाले स्लाइड्स में चलते हैं। यहाँ पर dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx बाई डी टी आया हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ऑर्डिनेट इंक्रीज ट्वाइस द रेट ऑफ द एब्सिसा, ये लाइन वहां से ये आया हुआ था, ये इस रिजल्ट्स का यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो क्या आएगा, ये dy बाई डी टी की जगह 2 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी इज इक्वल टू 18 इंटू dx बाई डी टी। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी ये, चलिए हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए dx बाई डी टी सेम क्वांटिटी है, कट जाएगी ये, तो 2y का 2 में करेंगे तो 4y, ये कट गई सेम क्वांटिटी होने की वजह से दोनों साइड, इज इक्वल टू 18। तो y इज इक्वल टू 18 बाई 4, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 बाई 2। लेकिन हमें तो पॉइंट्स बताने हैं, क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो पॉइंट्स के लिए क्या होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करेगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें y की वैल्यू तो मिल गई है, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया जाए तो क्या हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके y की वैल्यू पुटअप करके देखिए कितना आपका x का वैल्यू आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, आप अपना आंसर यहाँ पे मैच कराइएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, y की वैल्यू कितनी है हमारी 9 बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। एक बार y की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि इतना ही आया था, यानी y इक्वल टू 9 बाई 2 यही आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 9 बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बाई 2 इंटू 9 बाई 2 इज इक्वल टू 18 बाई 18x। अब इसको सॉल्व करेंगे 9 का 9 में और 18, तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 बाई 2 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1 बाई 18। 9 से 18 को कट करेंगे 2 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 9 बाई 8, यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 9 बाई 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 बाई 2, यानी पॉइंट ऑन द पैराबोला क्या हो गया 10। रिजल्ट्स को कंक्लूड करेंगे हम लोग, 10 दी point on the parabola y square is equal to 18x is, x पहले लिखते हैं तो 9 बाई 8 कामा 9 बाई 2। आप एक बार इसको देख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू क्या आई थी 9 बाई 8 कामा 9 बाई 2। तो किसका किसका आंसर यहाँ पे मैच किया, चलिए जिसका मैच किया उनके लिए उनको कांग्रेचुलेशन, जिनका नहीं मैच किया वो फिर से कोशिश करेंगे। और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब एक चीज देखिए, ये क्वेश्चंस है वो जेई मेंस के 2004 में आया हुआ क्वेश्चंस है। ये जेई मेन 2004 में ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया था। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पता होने चाहिए कि कैसे हमें कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, तो आप क्वेश्चंस पे अटैक कर सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या आपके पास गिवन है, क्या आपको फाइंड करना है, फिर उस सेंस में आगे हमें प्रोसीड करनी है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या था हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका हमने डिफिनेशन पिछले लेक्चर्स में देखा था, अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर हम 2 पॉइंट ले रहे हैं जहां x1 लेस देन x2 है और हमें f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगी। ये फंक्शन क्या होगी, इंक्रीजिंग। अगर f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 मिल रहा है तो इंक्रीजिंग। अगर f ऑफ x1 लेस देन
एफ ऑफ एक्स टू मिल रहा है फॉर ऑल एक्स वन एंड एक्स टू, तो हम लोग इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोला जाएगा इसे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये ध्यान देना है कि सारे उसके डोमेन्स के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वन एंड एक्स टू इन दिस डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। और इसके अपोजिट सेंस में बात किया जाएगा तो हमारा डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगी। उसे भी लिख देते हैं, इफ x1 लेस देन x2, देन अगर x1 x2 से छोटा है, अगर हमारे पास ऐसा मिल रहा है f ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2, देन दिस इज डिक्रीजिंग, तो हम उसे डिक्रीजिंग फंक्शंस बोला जाएगा। अगर f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो तो हम लोग उसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस बोला जाएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, फॉर ऑल x1 एंड x2 के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। कुछ फिगर्स भी देखा गया था हम लोग कि ये जैसे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, हमेशा घटते ही जा रही है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब ये अगर आप देखा जाए कि ये ऐसे आई फिर ऐसे आई फिर ऐसे, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर घटते हुए आई, फिर यहाँ कांस्टेंट हो गई, फिर ऐसे, तो यहाँ इक्वल टू वाला साइन होल्ड हो गया, तो इसे डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा। इंक्रीजिंग का भी देखते हैं, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज करते जा रही है, ये वाला कंडीशन, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर अगली एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर ये ऐसे है फिर ये ऐसे है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज तो किया, फिर यहाँ कांस्टेंट, फिर ये इंक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ पे बस इसे इंक्रीजिंग फंक्शन से ही बोला जाएगा। चलिए एग्जांपल से डेफिनेशन और अच्छे क्लियर हो जाएगा, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे छोटा सा एग्जांपल साइन एक्स का लेकर देखते हैं। ओके, तो साइन एक्स, एक्स का रेंज कहाँ, एक्स कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है, 0 से π/2। इसका हम लोग पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये देखिए 0 से π/2 में क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रही है इसके डोमेन में, ये हमारा डोमेन है। अब इसको चेक करते हैं, डेफिनेशन क्या बोलता है कि 2 पॉइंट लेना है, x1 लेस देन x2 ले लिए, तो क्या f ऑफ x1 क्या आएगा हमारा, साइन x1, और f ऑफ x2 क्या आएगा, साइन x2। तो अब क्या देखो, साइन ऑफ x1 लेस देन साइन ऑफ x2 है, कोई भी 2 पॉइंट लो, उसे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी, अगर ये x1 है ये x2 है, तो ये क्या हो रहा है, f ऑफ x2 हमेशा बड़ा मिल रहा है कि नहीं f ऑफ x1 से, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा सकते हैं। और ये सारे कोई भी 2 पॉइंट लो, आप 0 से π/2 के बीच में कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, तो वो सबके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि साइन x इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर ले लिए, अब इसे हमें ये चेक करना है, अभी आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग डेरिवेटिव का यूज करके इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि पहले कैसे सॉल्व होती थी, फिर डिफरेंशिएशन जो आया उसका कैसे अप्लाई हुआ, चीजें कैसे इजी हुई। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा फर्स्ट मेथड है, जो हम लोग पीछे यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे बाय द डेफिनेशन। अब एफ ऑफ x1 एक्स स्क्वायर दिया है, इसका रेंज ले लेते हैं कहां से, -∞ to 0। तो अब ये क्या होगा, 2 पॉइंट ले ली, x1 एंड x2, x1 लेस देन x2। ओके, तो एफ ऑफ x1 क्या आएगा, अब ये देख, यहाँ पे ध्यान देना है, x1 क्या एक निगेटिव नंबर होगी और x2 क्या होगा, ये भी एक निगेटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों जीरो, मतलब -∞ to 0, यानी x एक निगेटिव नंबर है, यानी अगर यहाँ पे आप -4 ले रहे हो तो इसे क्या लेना होगा, -3 लेना होगा, तब ये बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, यानी अगर मॉड की बात की जाए, मॉड x1 क्या होगा, मॉड x2 से बड़ा होगा। तो एफ ऑफ x1 क्या आएगी हमारी, x1 का स्क्वायर, और एफ ऑफ x2 क्या आएगा, x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं x1 और x2 दोनों निगेटिव थी, अगर मॉड ले लें तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x2। अब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी x1 स्क्वायर ग्रेटर देन x2 स्क्वायर, तो ये देखो यहाँ तो उल्टा मिल गया, x1 स्क्वायर ग्रेटर देन x2 स्क्वायर, वो भी स्ट्रिक्टली, यानी ये क्या होगा, यहाँ पर भी एक चीज लिखनी थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई। यहाँ पर क्या मिल गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ to 0। ग्राफ बना के देखते हैं, तो ग्राफ कैसे होता है, एक्स स्क्वायर का ऐसे जाती है, तो हमें तो 0 से -∞ to 0 ही देखना है, तो हमारा रेंज क्या होगा, ये रेंज होगी हमारी,
ये मैं इधर एक बाउंड्री लाइन खींच दे रहा हूँ, इधर से लेके ये पूरा इधर तक का रीजन, यानी ये वाली जो ग्राफ है, ये बस इसको देखना है। तो ये क्या हो रहा है, घटते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग हो गया। एक चीज और आपको यहाँ, एक बार इस चीज को देखो, आप समझ में आया आपको, एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि एक फंक्शन हमारे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, अगर हम इसके रेंज डोमेन को पूरा रियल नंबर, होल रियल नंबर ले लें, तो ये क्या आ रहा है, ये ग्राफ हमारी ऐसे फिर ऐसे जा रही है, यानी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में तो क्या था, डिक्रीजिंग थी, लेकिन जीरो टू इन्फिनिटी में क्या हो गया, इंक्रीजिंग। यानी एक जो हमारे पास कोई फंक्शन, गिवन फंक्शन है, वो सर्टेन डोमेन में इंक्रीजिंग होगा, सर्टेन डोमेन में डिक्रीजिंग होगा, सर्टेन डोमेन में कांस्टेंट भी हो सकता है। यानी एक ग्राफ वेरियस प्रॉपर्टी रख सकता है अलग अलग इंटरवल में, लेकिन एक पार्टिकुलर इंटरवल में उसकी एक खास प्रॉपर्टी होगी, या तो इंक्रीजिंग होगा, या तो डिक्रीजिंग होगा, या तो कांस्टेंट होगा। और भी होते हैं, ऑसिलेटरी टाइप के भी होते हैं, बट अभी हम लोग इसमें ही स्टिक रहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि डिफिकल्टीज क्या होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल थर्ड। अगर हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है एक्स का क्यूब प्लस 7x² माइनस 6x प्लस 6, तो अब इसको अगर हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना हो, तो नॉर्मल वही सा मेथड है, x1 x2 से छोटा लेंगे, फिर एफ ऑफ x1 लेस देन या फिर ग्रेटर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 में फाइंड करेंगे कि ये बराबर है या बड़ा है या छोटा है, तब जाके हम कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ देखो पावर क्यूब हो गया, फिर अगर पावर यहाँ पे 13 दे देता तो क्या करते, तो इस तरह से हमारा जो ये टास्क हो जाएगा वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगी इसको फाइंड करना। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन में आती है वो डेरिवेटिव का यूज करके हम इस चीजों को काफी इजी बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें कि कैसे डेरिवेटिव का यूज करके हम इसे इजी बना सकते हैं। तो थ्योरम है एक, उस थ्योरम को मैं लिख रहा हूं कि ये लेट f is a continuous on AB, continuous on A comma B, and differentiable on open interval and differentiable on open interval। ओपन इंटरवल आप लिख भी सकते हो, या फिर चलो मैं लिख देता हूं इसे A comma B, देन तो पहले ये चीजें तो सर्टिफाई करनी चाहिए कि एफ जो होना चाहिए वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज ए और बी में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ए कामा बी में। तो यहाँ से हम लोग के पास तीन रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट, एफ को हम लोग इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, एफ इज, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्योरम, एफ इज इंक्रीजिंग इन ए कामा बी इफ एफ डैश एक्स greater than 0 for all x element of e comma b। यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ a comma b, एंड f इज डिक्रीजिंग। यहाँ पर इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्टली, अगर नहीं कुछ बोला गया तो आप समझ लो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की ही बात हो रही है, और यहाँ पे f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन a comma b if f dash x less than 0 for all x element of a comma b। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि f is constant, f is constant in a comma b if f dash x is equal to 0 for all x element of a comma b। इसके प्रूफ भी हैं, तो एक मैं फर्स्ट पार्ट का प्रूफ आपको बता देता हूं। f is increasing in a comma b if f dash x greater than or equal to greater than 0 element of a comma b। तो यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है कि f को क्या होना है, कंटिन्यूअस होना है ऑन a comma b एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a comma b। तो पहले इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, फिर प्रूफ के बारे में देखते हैं। तो विजुअलाइज कैसे किया जाए, एक फिगर बनाते हैं इंक्रीजिंग का, फर्स्ट का विजुअलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि f dash if f dash x greater than 0 for all x element of a comma b
then we say f is increasing in a comma b. तो यहाँ पर अगर हम लोग, ये हमारा a हो गया और ये हमारा मान लेते हैं हमारा ये b हो गया। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, टेंजेंट लाइन, स्लोप। तो ये देखो ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि थीटा क्या है 0 से 90 के बीच में ही है। तो हमें पता है कि टेन जो होती है, हमें टेन थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी 0 बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0 इन, अगर थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में लाई करे तो। अब यहाँ पर ये या फिर इस वाले पॉइंट पे देख लो तो वो भी ऐसे आएगी, जिस भी पॉइंट पे देखोगे तो वो ऐसे ही 0 से π/2 के बीच में ही उसका एंगल मिलेगा। तो यहाँ पर ये बोल दिया हम लोग कि ये क्या होगा, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। दिख रहा है ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो गया। और ये हमारी टेंजेंट लाइन थी, मैं इसको दूसरे कलर से भी ड्रा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पिक्चर विजुलाइज हो। ये टेंजेंट ये हो गई, ये हमारा समथिंग थीटा बना रहा है, ये दूसरी पिक्चर में यहाँ पे बना सकते हैं, ये समथिंग थीटा 2 बना रहा हो, फिर ऐसे आगे भी बना सकते हो। तो ये आप देख रहे हो कि हमेशा किसी भी पॉइंट पे देख रहे हो ए और बी के बीच में, तो ये 0 से π/2 के बीच में ही इसकी एंगल लाई कर रही है। अब दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए देखते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए क्या होगा, ये हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक, पिक्चर देख के समझ में आ रही है। अब इसमें देख, ये हम इसका डोमेन लिख देते हैं, इसका डोमेन ये मान लेते हैं ये ए हो गया और ये हमारा डोमेन हो गया बी। अब इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। तो ये देखो ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब हमें पता है कि टेन थीटा जो होती है लेस देन 0 इफ थीटा लाइज बिटवीन π/2 टू पाई। अगर π/2 से पाई के बीच में थीटा लाई कर रही है तो वहां पे टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे देखते हैं कि क्या आ रही है। तो यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री से बड़ी आ रही है, इस वाले पॉइंट पे भी देखिए 90 डिग्री से बड़ी आ रही है। तो यानी हर एक पॉइंट पे देखा जाए तो लेस देन 0 आ रही है। तो एक तो पिक्चर से विजुअलाइजेशन देख सकते हैं कि कैसे क्या चीजें हो रही है, ठीक है। अब कांस्टेंट थर्ड फंक्शन पे चलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन कैसे दिखता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही ले लेते हैं। अच्छा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी मैंने बोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। तो चलिए जरा मैं इस पे आप लोग का एक कॉन्सेप्ट और भी रिवाइज कर देता हूँ। ये दोनों केस लिए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आपके सामने आने वाला है। ये हम इसको डोमेन इसका डिफाइन करते हैं ए और ये क्या हो गया बी। अब देखिए इस पे टेंजेंट लाइन किसी भी पॉइंट पे ड्रा करेंगे तो क्या आएगा, ये हमेशा पैरेलल टू क्या आएगा, एक्स एक्सिस के ही पैरेलल किसी भी पॉइंट पे। और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन रहेगी उसका स्लोप क्या होता है, 0। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन में हमेशा स्लोप क्या होना चाहिए, 0। तो हम लोग बोल देंगे वहां पे कि वो फंक्शन क्या है, हमारा कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ पर दिया है f इज कांस्टेंट इन a comma b if f dash x is equal to 0 for all x element of a comma b। हाँ अब इस पे आते हैं, तो ये भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन है क्या, सोचो जरा। हाँ, तो जितने जितने लोग बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो एक बार फिर से फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। फंक्शन के डेफिनेशन में क्या होता है कि कोई भी लाइन जो पैरेलल, मतलब फंक्शन के डेफिनेशंस को अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए कि उसका जो ग्राफ बनाया जाए उस फंक्शन का, तो अगर कोई भी पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं वाई एक्सिस के, तो उसे एक से अधिक पॉइंट पे कट ना करें। कट करेगी तो क्या हो जाएगी, वो फंक्शन नहीं रहेगा। क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, एक पार्टिकुलर वैल्यू इनपुट के लिए एक पार्टिकुलर आउटपुट ही आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि एक पार्टिकुलर इनपुट के लिए देखिए हम लोग ये मान लेते हैं 5 है, तो 5 के लिए बहुत सारी वैल्यू आ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि बहुत सारी वैल्यू है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर एक इनपुट ले रहे हैं तो एक ही आउटपुट आना चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ पर जैसे 5 ले लिए तो यहाँ पे आउटपुट्स बढ़ते जा रहे हैं ऐसे। यानी सिंपल सा बोला जाए कि कोई भी लाइन, इफ, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस intersect intersect the function intersect the graph of the function more than 1 point, then
इट इज नॉट अ फंक्शन, तो हम उसे फंक्शन नहीं बोल सकते। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग ये देख लिए, अब इसके प्रूफ के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए प्रूफ के बारे में देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ किया जाए। तो सबसे पहले इसकी हाइपोथेसिस की यूज होगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए कामा बी, वो भी क्लोज इंटरवल दिया है ए कामा, और डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। तो यहाँ से क्या चीज की फीलिंग आ रही है आपको? मीन वैल्यू थ्योरम का हाइपोथेसिस क्या होता है, वहां पे भी सेम यही चीज होती है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी and differentiable on open interval a comma b, then we find a point c in a comma b such that f dash c is equal to 0। तो उस चीज का ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एक बार आप मीन वैल्यू थ्योरम को देख भी सकते हो आप, फिर यहाँ पे आके इस थ्योरम का प्रूफ देख सकते हो। तो इस प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं कि यफ जो है वो क्या दिया है, यफ इज कंटिन्यूअस on a comma b and f is differentiable on a comma b, then by mean value theorem, we have a point c in a comma b, a comma b के बीच में एक ऐसी पॉइंट हमें मिलेगी at which f dash c is equal to 0। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है f dash c is equal to 0। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि एक ऐसी पॉइंट f dash c मिलेगी जहां पर, मैं इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन रहेगा। मैंने स्टेटमेंट रोल्स थ्योरम का बोल दिया कि क्या होता है, f इज कंटिन्यूअस ऑन a comma b एंड f इज डिफरेंशिएबल ऑन a comma b, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम कि एक अगर फंक्शन दिया हुआ है तो इसके दो पॉइंट a और b हैं, इसको मिलाने वाली जो लाइन, इसके पैरेलल एक ऐसी हमें लाइन मिल सकती है जो कि किसी एक पॉइंट पे इसके टेंजेंट हो। तो ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट में होता है। और अगर ये दोनों पॉइंट सेम हो जाती हैं तो रोल्स थ्योरम का स्पेशल केस, रोल्स थ्योरम जो है मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो जाती हैं तो रोल्स थ्योरम होता है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। एफ डैश सी हो जाती है x2 माइनस एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 f डैश c। अब फर्स्ट केस को देखते हैं। इफ x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा हमारा, या x2 माइनस x1 हमें तो क्या लेना था हमेशा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि दो वैल्यू ऐसे ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x1, ये हमारा हाइपोथेसिस में ही था। तो एफ डैश सी पे ही इनकी वैल्यू का जो साइन है वो डिपेंड करेगा। तो क्या होगा उसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ डैश सी x2 माइनस x1। तो एक बार हम लोग फिर से स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या था कि इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में क्या होती है, डेफिनेशन क्या बोलता है कि दो पॉइंट लेना रहता है, यहाँ पर x1 जो है x2 से छोटा होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे ले लेते हैं, दो पॉइंट x2 लेट x2 इज ग्रेटर देन x1। तो ये हमेशा कौन सा साइन देगा, पॉजिटिव साइन देगी। ओके, अब इसकी जो साइन है वो एफ डैश साइन पे डिपेंड करेगी। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव हुआ तो इनका डिफरेंस नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव इनटू पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव आएगी। तो केस फर्स्ट, इफ एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, देन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0। जिसका मतलब क्या आ गया, एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1।
यानी हमारा ये क्या आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गई हमारी ये। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन, या बोल सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अगर स्पेसिफाई करके दिया है आपको कि हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसको स्ट्रिक्टली ही मान के चलना, नहीं तो क्वेश्चन में साफ साफ आपको लिखा ही रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। केस टू, अब एनसीईआरटी के बुक्स में आप देखोगे तो वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि जहां भी इंक्रीजिंग हो तो वहां पे आप स्ट्रिक्टली ले सकते हो या स्ट्रिक्टली मेंशन ही कर देगा। केस सेकेंड, केस सेकेंड, इफ एफ डैश सी लेस देन जीरो देन एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन लेस देन जीरो। कैसे आया, ये निगेटिव है और यहाँ पर हमारी ये वैल्यू क्या दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है। तो पॉजिटिव का निगेटिव में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे निगेटिव मिल गई। इसका मतलब क्या मिला हमें, एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एफ ऑफ एक्स वन। तो ये हमारा क्या आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन, या बोल सकते हो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। केस थर्ड, इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। यानी यहाँ से क्या मिला हमें, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। यानी एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन। मतलब ये फंक्शन क्या हो गई, कांस्टेंट फंक्शन। तो चलिए प्रूफ तो हम लोग देख लिए, अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे इसका यूज करके हम क्वेश्चंस को बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो एक एग्जांपल लेते हैं फिर। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके बताएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे है, डिक्रीजिंग कैसे है। तो क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। और x कहाँ से आ रहा है हमारा, x इज द एलिमेंट ऑफ रियल। तो हमें ये पता करना है कि किस इसका डोमेन कहाँ क्या होगा जहां पे ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो फाइंड द डोमेन in which find the domain in which the given function is increasing तो चलते हैं अपने प्रोसीजर पे। क्या था प्रोसीजर, इंक्रीजिंग के लिए क्या चेक करना है हमें कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी। यानी जिस भी डोमेन में उसकी वैल्यू ग्रेटर देन एफ डैश एक्स की ग्रेटर देन जीरो आएगी तो उस डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, वो उस डोमेन में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। क्या लिखें, हाँ एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो ताकि आपको अप्रोच देखते हैं कहाँ तक आप सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हो। वैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है बट आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग with respect to x or in the differentiating with respect to x in the above equation मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें। तो क्या मिल रहा है हमें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 4। यानी ये क्या आ गया, 3x² माइनस 6x प्लस 4। ओके, अब हमें क्या देखना है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और नॉट। अगर ये जीरो है तो किस रेंज में है एफ डैश एक्स, पहले तो ये चेक करना है कि ये जीरो है कि नहीं। अगर जीरो है तो किस रेंज में, एक्स की किस वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रही है। तो एफ डैश एक्स की अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 3x² माइनस 6x प्लस 4 इज ग्रेटर देन जीरो, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू x² माइनस 3 इंटू 2x प्लस 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो क्या 3 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। 3x² माइनस 2x प्लस 4।
अब यहाँ पर देखते हैं फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो क्या हम लोग यहाँ पे +1 और -1 करते हैं तो कुछ देखा देखा सा टर्म नहीं बन गया क्या? जरा ध्यान से देखो, चमका कि नहीं चमका? चमक रहा है, देखो ध्यान से। हाँ बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर माइनस 2x +1 एंड -1 +4, तो ये मिलके क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर -2x+1 ये हो जाएगा हमारा 3 × x-1 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी -1 +4। ये समझ में आया ये क्या किया गया? इसको हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बदल दिए ताकि ताकि हम लोग इसको, क्योंकि हमारे पास कोई भी अगर स्क्वायर के टर्म में फंक्शन है तो हमेशा क्या होता है, वो ग्रेटर देन 0 ही होती है। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो पिछले स्लाइड में क्या था, 3x-1 का होल स्क्वायर -1 + 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 4, यानी 3 × x-1 का होल स्क्वायर +1। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या f' इज इक्वल टू 3x-1 का स्क्वायर +1 ये ग्रेटर देन 0 है, और है तो किस किस डोमेन में? तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा? ये 3x-1 का होल स्क्वायर, ये -1, x-1 का होल स्क्वायर 3 से फिर डिवाइड कर दें वो साइड तो -1/3। तो ये तो हमें पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम क्या होगा? 1 रख दो, 0 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कभी भी ये नेगेटिव तो गिन करेगी नहीं, यानी ये ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। यानी x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो x की वैल्यू कहां से लेंगे? इसके डोमेन से लेंगे। तो इसका डोमेन क्या दिया था? रियल नंबर दिया है ये, बिल्कुल। तो x क्या आ जाएगा यहाँ हमारा? x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? गिवन फंक्शन given function is increasing on r, यानी ये r में क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? ये इंक्रीज कर रही है ये, ठीक है। एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे चेंज रहेगा, ठीक है। ये आप एनसीईआरटी का भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 202, वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बस आप इससे सीखना क्या है, इस क्वेश्चन से बताया क्या जा रहा है वो चीज आप देखो। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स in which the function f is given by fx, सॉरी यहाँ इस स्टेटमेंट सही नहीं है। हाँ, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x² - 4x + 6 इज, फर्स्ट क्या पता करना है? इंक्रीजिंग, सेकेंड डिक्रीजिंग। यानी हमें एक ऐसा इंटरवल पता करना है जिसमें ये जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो और क्या हो? डिक्रीजिंग हो। तो सबसे पहले हम अपने थ्योरम पे चलते हैं, क्योंकि हमें वही पता है जहां से हम बता सकते हैं कि हाँ इंक्रीजिंग कैसे बताया जाता है, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? f' greater than 0 for all x element of AB and f' less than 0 for all x element of AB for f is decreasing in A, B। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा fx जो दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x² - 4x + 6। अब पार्ट ए या पार्ट बी दोनों में से किसी को सॉल्व करने के लिए हमें f' की तो जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get, क्या आ जाएगा? ये f' का डिफरेंशिएशन 2x और इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? -4। अब हमें ये पता करना है कि किस रेंज में
यहाँ पर हाँ एक चीज, इसका जो डोमेन जो है वो रियल नंबर मान के चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो डोमेन है वो होल आर में बात कर रही है। तो यहाँ पे एक मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ये माइनस इन्फिनिटी हो गई और ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं पे जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को ये पता करना है फर्स्ट पार्ट के लिए कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एंड सेकंड पार्ट के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। तो ये देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो पता करना है कि किस किस एक्स के लिए हमेशा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, और दूसरा पता करना है एफ डैश एक्स किस किस एक्स के लिए ये लेस देन जीरो होगा। तो सबसे पहले ये पता कर लें क्या कि किस पार्टिकुलर एक्स के लिए ये जीरो दे रहा है, यानी किस वैल्यू फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, चलिए वैल्यू पुट कर सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स 2x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, यानी 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ x जहाँ पे 2 होगी, ये मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ। तो इस वाले पे हमारे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, यानी या तो इधर निगेटिव होगी या तो इधर निगेटिव होगी। तो चलिए एक वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं, यानी हमारे पास क्या हो गया, एक अगला फिगर में बना देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारा 2 आया था जहां पे वो जीरो है। तो एक तो हमारे पास रीजन ये मिल गया और एक रीजन ये मिल गया, ये बड़ा छोटा नहीं है, ये इन्फिनिटी है। तो एक रीजन माइनस इन्फिनिटी से 2 मिला और एक 2 से इन्फिनिटी मिला। अगर इससे एक वैल्यू ले लेते हैं जीरो और इससे एक वैल्यू ले लेते हैं 3, और एफ डैश एक्स क्या थी हमारे पास, 2x माइनस 4। अब इस वैल्यू को रखते हैं, देखते हैं क्या आती है ये। तो एफ डैश एक्स, एफ डैश जीरो, जीरो पे चेक कर रहा है, 2x माइन 2 इंटू जीरो माइनस 4, यानी ये आ गया हमारा -4। और 3 पे चेक करते हैं, एफ डैश 3, 2 इंटू 3 माइनस 4, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। यानी क्या हो रहा है कि इस वाले रीजन में एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी, यानी किसी एक के लिए अगर जीरो आ गई इसके बीच में तो सबके लिए जीरो आएगी। चेक करके आप देख सकते हो, -5 पे देख लो, 1 पे देख लो, 3/2 पे देख लो, सबके लिए क्या आएगा, निगेटिव ही आएगी। यानी हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए। और हाँ, इस रेंज में 2 टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो। तो एफ डैश एक्स is greater than 0 for all x element of 2 comma infinity। और सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग के लिए f dash x is less than 0 for all x element of minus infinity comma 2। तो हम इसको समराइज क्या लिख सकते हैं, thus given function is increasing on 2 comma infinity and decreasing on माइनस इन्फिनिटी कामा 2। तो ये हमारा जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीज किस में करेगा और डिक्रीज किस में करेगा, इस चीज के बारे में यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप लोग लगा सकते हो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, तो क्या होती है टेंजेंट और क्या होती है नॉर्मल, उसके बारे में पहले देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो सबसे पहले ये होता क्या, इस चीज को देख लें। तो इसका हम लोग एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा है हमारे पास, तो ये एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि मैं फिर से इस फिगर को ड्रा कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे ये। तो अगर इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब क्या है, अगर इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रा करनी है तो एक ऐसी लाइन जो इसको टच करता हुआ जाए। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं टेंजेंट्स के बारे में, वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे एक मिसकॉन्सेप्शन आपको बता दें कि एक टेंजेंट लाइन अगर किसी कर्व के ऊपर ड्रा कर रहे हैं तो उस कर्व को उस पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पे भी कट कर सकता है। जैसे मान लेते हैं अगर ये ग्राफ ऐसे आ गई, चलिए वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। टेंजेंट क्या होती है कि ये हमारे पास कर्व दिया हुआ है ये। अब यहाँ पर ये जो लाइन है
ये इस पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है तो इसे हम लोग टेंजेंट लाइन बोल देते हैं। और नॉर्मल क्या होता है, ये हमारी टेंजेंट लाइन हो गई। नॉर्मल क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसी पॉइंट से पास करती हुई जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन बोलते हैं उस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट को P बोला जाए तो यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं L1, इस लाइन को L2। तो L1 इज टेंजेंट एट द पॉइंट P टू द फंक्शन fx एंड L2 इज द नॉर्मल एट पॉइंट P टू द फंक्शन fx। तो ये आपको ध्यान देना है, नॉर्मल लाइन। ओके, तो ये हमारा टेंजेंट लाइन हो गया और ये हमारी नॉर्मल लाइन हो गई। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन की हेल्प से, कैसे किसी कर्व का किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बता सकते हैं, नॉर्मल लाइन बता सकते हैं, और भी कुछ कर्व्स हो गए जैसे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब के बारे में हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस के बारे में, वो भी हम लोग पढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया गया कि कैसे वन क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी वेरी करती है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ा गया कि कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन में कैसे डिफरेंशिएशन का रोल प्ले होता है, कैसे कैसे फंक्शंस को हम लोग बोल सकते हैं ये डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है, कुछ एग्जांपल्स देखा गया। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा गया। सो थैंक यू।